हेलो स्टूडेंट्स। हेलो विद्यार्थियों। आज हम लोगों का दूसरा दिन है और जैसा कि हम लोग रेगुलरली पाँच पाँच प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आज हम लोगों का दूसरा दिन है और आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो ये रहा हमारा। क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई से बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। लेकिन यदि लंबाई 5 इकाई घट जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाए तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, इस आयत की लंबाई और चौड़ाई को मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, करेंगे ये कि यहाँ पर एक आयत बना लेते हैं। ये हम लोगों का एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक, ये जो लंबाई है हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं, और जो इसकी चौड़ाई है इसको हम लोग y मान लेते हैं। ठीक, लंबाई को हमने क्या माना x और चौड़ाई को क्या माना y। तो आप मुझे बताओगे कि इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्षेत्रफल आयत का जो होता है वो कैसे निकालते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है x और चौड़ाई है y, x गुने y अब करोगे कितना हो जाएगा xy। तो ये क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये क्षेत्रफल। अब प्रश्न पे आते हैं, यदि किसी आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई से बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, मान लिया है। तो ऐसे लिख देंगे कि माना कि आयत की लंबाई बराबर x। अब मात्रक नहीं है कुछ मीटर या सेंटीमीटर तो इकाई लिख सकते हैं, मात्रक कभी नहीं दिया होता तो ऐसे आप लिख सकते हो। माना कि आयत की लंबाई बराबर x इकाई एवं चौड़ाई बराबर y इकाई। ठीक है, इसलिए जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई को गुना करके रखेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। तो जो मैंने यहाँ पे चित्र में लिखा वही यहाँ पर लैंग्वेज में कर दिया। अब प्रश्न के प्रथम भाग से, प्रश्न के प्रथम भाग से मैं बिल्कुल वैसे बना रहा हूँ, तरीके से बना रहा हूँ जैसे आपको बोर्ड परीक्षा में बनाने हैं। अगर इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं तो आपको कैसे बनाने हैं, किस तरह के वाक्य का प्रयोग करना है, प्रश्न को कितने हिस्सों में बांट करके बनाने हैं, वो सारे तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए ये प्रैक्टिस आवश्यक है, यह अभ्यास ज़रूरी है आपके लिए। तो प्रश्न के प्रथम भाग से, यानी प्रश्न में दो हिस्से हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन को ठीक से देखें तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण जो चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उस चैप्टर से क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो है सो कि ये पहला हिस्सा रहा और ये नीचे वाला फिर ये दूसरा हिस्सा रहा। तो पहले एक हिस्से से हम लोग एक समीकरण बनाएंगे, फिर दूसरे हिस्से से दूसरा समीकरण बनाएंगे, और फिर उन दोनों को जो है सो कि हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारे पास बहुत सारी विधियाँ होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, रस गुणन विधि, तुलनात्मक विधि। इन चारों में से किसी एक का हम लोग प्रयोग करेंगे और एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम समीकरण को तैयार करें। ठीक है, यदि किसी आयत की लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई से बढ़ा दी जाए, प्रश्न के प्रथम भाग से जो लंबाई है वो 3 इकाई से, मतलब जितना है उसमें 3 बढ़ा देना। अगर पहले मान लो कि 5 है तो 8 कर देना, पहले 8 है तो फिर 11 कर देना, जितना है उतना। तो पहले हमने माना कितना, x लंबाई माना है, तो उसमें 3 ऐड कर दीजिए, 3 बढ़ा दीजिए। प्रश्न का पहला हिस्सा ये कह रहा है। और प्रश्न के पहले हिस्से में ही कहा जा रहा है कि चौड़ाई को 2 इकाई से बढ़ाना है, तो चौड़ाई हम लोगों ने y माना है, तो जैसो कि हम लोगों का में 2 ऐड कर देते हैं। तो प्रश्न के पहले हिस्से के अनुसार लंबाई x + 3 हो जाएगा
और चौड़ाई y प्लस 2 हो जाएगा। अब इसलिए क्षेत्रफल की बात अगर किया जाए तो क्षेत्रफल तो वही रहता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई अब कितना हो जाएगा, तो लंबाई हो गया है x प्लस 3 और चौड़ाई हो गया है y प्लस 2। ये होगा क्षेत्रफल, ठीक। लेकिन ये जो क्षेत्रफल है ये कह रहा है कि भाई अगर आप ऐसा करके, मतलब लंबाई को 3 इकाई बढ़ा के, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा के अगर आप क्षेत्रफल निकालोगे, तो पहले जो आपका क्षेत्रफल रहा है उससे 67 वर्ग इकाई यानी स्क्वायर यूनिट आपका जो है सो कि वो बढ़ जाएगा। तो पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था, XY था। तो ये जो हम लोगों का क्षेत्रफल है ये 67 वर्ग इकाई ज़्यादा है। तो पहले जो हम लोगों का एरिया था, ठीक है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये जो लंबाई गुने चौड़ाई, ये जो हमारा क्षेत्रफल है, ये पहले वाले क्षेत्रफल से 67 यूनिट स्क्वायर ये ज़्यादा है, 67 वर्ग इकाई ज़्यादा है। तो पहले वाला एरिया XY था, तो मैं इसमें क्या कर देता हूँ, 67 ऐड कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 67 ऐड कर दूँ, 67 ऐड कर दूँ, तो पहले वाला एरिया के बराबर हो जाए, जो अभी जो एरिया है उसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये जो है 67 ज़्यादा है, तो किस में आपको जोड़ना है किस में घटाना है ये ध्यान से सीख लीजिए, ठीक है। तो पहले वाला से जो है सो कि 67 ज़्यादा हो जाएगा, कौन, ये वाला, ठीक है। आपने लंबाई बढ़ाया है, x प्लस 3 किया है, चौड़ाई जो है सो कि y प्लस 2 किया है आपने, आपकी जगह यहाँ पे y होगा। तो ये जो लंबाई गुने चौड़ाई करके आएगा वो पहले वाले क्षेत्रफल से 67 ज़्यादा आएगा। तो पहले वाले क्षेत्रफल में 67 जोड़ देंगे तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम लोग समीकरण बनाएंगे, x में y से मल्टीप्लाई करिए xy, x में 2 से करिए 2x, 3 में y से करिए 3y और 3 में 2 से कर दीजिए ये 6 बराबर xy प्लस 67। देखिए xy और xy क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे। तो अगर xy कट जाएगा, इधर xy उधर भी xy कट जाएगा, तो 2x प्लस 3y क्या हम लोग का बनेगा, 2x प्लस 3y और प्लस 6 और इधर क्या बचेगा 67, क्योंकि दोनों तरफ से अगर हम लोग xy काट दें तो इधर 2x प्लस 3y प्लस 6 बचेगा और उधर क्या बचेगा 67। एक काम करते हैं, 6 को उधर लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा 2x प्लस 3y और 6 इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 6 इधर माइनस में आ जाएगा। तो इसको बना लेते हैं हम लोग समीकरण 1, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा है उससे हम लोगों को काम करने हैं। अब प्रश्न के दूसरे भाग से अगर आप ऐसा करेंगे ना, आपका थोड़ा सा भी मार्क्स नहीं कटेगा। प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न का दूसरा भाग क्या कह रहा है, पढ़िए जरा, प्रश्न का दूसरा भाग क्या कह रहा है। लेकिन यदि लंबाई 5 इकाई घट जाए, मतलब पहले लंबाई x है, अगर उसमें से हम 5 माइनस कर लें, 5 इकाई घटा लें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ जाए, मतलब y में 3 बढ़ा दें और x में से 5 घटा ले, लंबाई में से 5 घटा ले, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो ध्यान से देख लीजिए, 5 इकाई घटाना है लंबाई को और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ाना है। तो प्रश्न का दूसरा हिस्सा यही कह रहा है कि प्रश्न के दूसरे भाग से जो लंबाई हो जाएगा हम लोगों का वो x माइनस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो 2 इकाई बढ़ाना था ना, तो y प्लस 2 कर लीजिए आप, देख लीजिए 5 इकाई घटाना है और 3 इकाई, सॉरी 3 इकाई बढ़ाना था, मैंने 2 बढ़ाया है, अभी इसमें 3 कर लेते हैं, ये प्लस 3 हो जाएगा। अब जो है सो कि क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, मतलब ये घटाने और बढ़ाने के बाद, मतलब अगर लंबाई को घटा दिया गया चौड़ाई को बढ़ा दिया गया, तो अब क्षेत्रफल कितना होगा, x माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3, ये लंबाई ये चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन ये जो क्षेत्रफल होगा कह रहा है पहले वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कौन, ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला। तो आप ऐसे कर सकते हो कि x माइनस 5 इंटू 5 प्लस 3, ये पहले वाला क्षेत्रफल, शुरुआती क्षेत्रफल कितना था भूलिए मत, XY था, ठीक है। तो ये 9 कम हो गया है इससे, तो इसमें क्या कर दीजिए, बोलिए, इसमें ये 9 कम हो गया है तो इसमें ऐड मत करिए, इसमें से 9 घटा दीजिए,
क्या करेंगे, पहले वाले में से 9 घटा देंगे तभी तो इस समीकरण के बराबर होगा, इस वाले एरिया के वो बराबर हो जाएगा। तो x में y से गुना करो, कितना हो जाएगा एक्स वाई। एक्स में 3 से करिए तो हो जाएगा 3x। -5 में y से करेंगे तो -5y, और -5 से -3 में होगा तो ये -15। इधर फिर एक्स वाई और ये -9। इधर भी एक्स वाई, इधर भी एक्स वाई फिर से कटेगा, क्या बचेगा आगे, अगर देखा जाए तो बचेगा 3x -5y -15 बराबर, इधर कितना दिख रहा है, एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ -9 बचेगा, 9 नहीं -9, ध्यान से। तो क्या हो जाएगा 3x -5y, ये -9, और ये 15 इधर आएगा तो प्लस में, तो 15 और -9 सॉल्व करिए, कितना आता है 3x -5y, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस में। ये हो गया समीकरण 2। अब आपको जो विधि उचित लगे, जो आसान लगे, अच्छा लगे, वो विधि आप लगाइए, ठीक है। मैं विलोपन विधि से सॉल्व कर देता हूँ, तो लिख भी देंगे उस विधि का नाम। अब समीकरण 1 एवं 2 को विलोपन विधि से, मैं विधि का नाम भी लिख दे रहा हूँ, इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, एलिमिनेशन मेथड। विलोपन विधि से हल करने पर ठीक है, तो अगर विलोपन विधि से हल करना है तो समीकरण 1 क्या है हम लोगों का, एक है 2x + 3y = 1, और नीचे ये कितना है, तो 3x - 5y = 6। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी एक चर को विलोप करना होता है, गायब करना होता है, एलिमिनेट करना होता है, ख़त्म करना होता है, काटना होता है, और कटने के लिए उसका बराबर होना आवश्यक है। बराबर कैसे होगा, तो तरीका है हमारे पास कि इसमें जो x का गुणांक होता है उससे इसमें पूरा गुणा कर दीजिए यहाँ से वहाँ तक, और इसमें जो x का गुणांक है इसमें पूरा गुणा कर दीजिए यहाँ से वहाँ तक, मतलब इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए। तो इस पहले वाले समीकरण में हम लोग गुना कर देते हैं, इस वाले समीकरण में 3 से गुना कर देंगे, और इस वाले समीकरण में 2 से गुना कर देंगे, ऐसे, ठीक है। ये करने के बाद जो है सो कि हम लोगों का दो अलग फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट होगा। इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि 3 से अगर आप गुना करोगे तो दोनों तरफ करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। तो 3 से अगर आप 2x में करोगे कितना आएगा बताइए, 3 दूना x हो जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x तो हो ही जाएगा। आगे 3 से 3y में होगा तो कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा +9y, उधर 61 था ना, तो 61 में अगर 3 एकम 3 3 छक 18, तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 एकम 3 और 3 छक 18, तो 183 हो गया। और नीचे वाले में किससे गुना करना है, 2 से, तो 2 3 6x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6x - 10y, और फिर यहाँ पे कितना था देखो जरा, 6 दूना 12, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया। अब देखते हैं कि कोई बराबर हो गया क्या, हाँ देखो 6x और 6x क्या हो गया बराबर। अब अगर दोनों का साइन सेम होता है, मतलब दोनों अगर प्लस में है, तो हम लोग क्या करते हैं, घटाने वाली प्रक्रिया अपनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, ये रहेगा हम लोगों का माइनस हो जाएगा, ये प्लस क्या जाएगा माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 9y और 10y ये कितना हो जाएगा, अगर जोड़ दो तो ये दोनों प्लस में हो गया ना, 19y, और 183 में से अगर 12 घटा दो तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा, और 8 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा, और 1 का 1, और आपको दिख रहा होगा 171 19 के पहाड़ा में आता है। कितना बार में कट जाएगा बताइए, 171/19, काटिए, 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। अगर y 9 आ गया तो फिर से आप जो है सो कि ये y वाला बराबर करके काट के x निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका है कि जब y निकल गया तो किसी भी एक समीकरण में y का मान रख के वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए इसी से सॉल्व कर लेते हैं, 2x + 3y = 61, ये था ना। अब समीकरण 1 से
क्या था समीकरण एक, क्या है आपके पास, देखिए ऐसा है 2x + 3y बराबर 61, यही है समीकरण। 2x + 3y कहाँ गया, 2x + 3y बराबर 61, यहाँ पे समीकरण एक है। तो 2x की जगह रहने दीजिए x, 3y का वैल्यू आ गया कितना 9 रख दीजिए बराबर 61, ये हो जाएगा 2x + 9 × 9 × 27 और ये कितना हो जाएगा 61, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 61, 27 इधर भेज दीजिए, यस में आ जाएगा। तो 2x बराबर, घटाइए ज़रा, 11 में से 7 घटेगा तो 4 और 5 में से 2 गया तो 3, ये 2 से कट गया क्या, कितनी बार में, 17 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 17। x हम लोग क्या माने थे, पर शुरुआती में देखिए x आपने क्या माना था लंबाई, ये कितना आ गया 17, और y क्या माना था चौड़ाई, तो ये कितना आ गया 9। तो यहाँ चित्र में आप डाल भी सकते हैं वैल्यू आप, ठीक है। तो ये जो है सो कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्नों की परीक्षा में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। और कैसे बनाएंगे, मैं प्रॉपर तरीके से बना रहा हूँ, इसी को आप एक दो बार प्रैक्टिस करके फास्ट जो है सो कि बनाने की कोशिश कीजिएगा। मुझे तो यहाँ पे अभी आपको समझाना है तो मैं थोड़ा समय ले रहा हूँ, बार बार आपको जो है सो कि आगे पीछे लेके जा रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ। लेकिन आप जब समझ जाएं तो इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत अच्छे से, ताकि आपको जो है सो कि वहाँ जल्दी बनाने में सुविधा हो, ठीक है। लेकिन हाँ, इस तरह से लैंग्वेज आप इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से आप बनाएंगे सही से, तो मार्क्स आपके अच्छे आएंगे, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है ये भी परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एक न एक तो रह नहीं है, ठीक है। अब भले ही ऑप्शन में हम लोगों को रहता है कि एक कुछ बनाने हैं कुछ छोड़ने होते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ये भारी है तो छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न भारी नहीं होते, आप जैसे कि ऐसे प्रश्नों को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, दो स्थान ए और बी एक हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से और दूसरी कार दूसरी बी से एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। यदि कारें एक ही दिशा में भिन्न गति से चलती हैं तो वे 5 घंटे में मिलती हैं। यदि कारें एक दूसरी की ओर चलें तो वे 1 घंटे में मिलती हैं। कारों की गति ज्ञात करें। सोचिए, अब यहाँ पे कार का स्पीड आपको फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको डायग्राम से सारी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आप ज़रूर नोट कर लेंगे। सबसे पहले तो सड़क बना लिया जाए, क्या सड़क बनाया जाए, चलिए जैसा आप कहें सड़क बना लेता हूँ आपके लिए, भी क्या कहेंगे सर, तो अच्छा सड़क नहीं बनाया सर आपने, देखिए मैं बना देता हूँ अच्छा सड़क, घबराइए मत, आप चिंत रहें, बहुत अच्छा सड़क बनाता हूँ, आप देख करके खुश हो जाएंगे। हाँ सर, अच्छा सड़क अच्छा रहेगा। ये सड़क हो गया, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, ये रहेगा हम लोगों का पॉइंट ए रहेगा, और यहाँ पे एक दूसरा स्थान जो है वो बी रहेगा, ठीक। उसके बाद जो है सो कि हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कार, क्या बनाते हैं दोस्त, कार बनाते हैं सर, बिल्कुल। कार का पहिया मैं बनाने पहले, सड़क पे ये चलेगी कार, ठीक है। आप पेन वगैरह रखे होंगे, कैसे आप बनाएंगे, ठीक है ना, क्या कह रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं, हाँ बिल्कुल सर समझ पा रहे हैं हम लोग, बिल्कुल कैसे बनाइएगा आप कार, ठीक है, बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। मैथ्स के और साइंस के पेपर में दो चीज़ें बच्चों को ज़रूर लेके जाने चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें बताइए सर हमें पता है मत बताइए, बोलिए क्या लेके जाने चाहिए आपको, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स ज़रूर लेके जाने चाहिए, डायग्राम बनाने में बड़ी सुविधा होती है। सर दूसरी चीज़ नहीं बताया आपने, दूसरा एडमिट कार्ड ले जाना मत भूलिएगा, वरना एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो कि
ये दो स्थान है ए और बी। ये एक कार है जो ऐसे चलती है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब दो सिचुएशन है, दो सिचुएशन है, ठीक है। वो दोनों सिचुएशन क्या है, मुझे इसको फिर से कॉपी करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ दोनों सिचुएशन ही साथ एक ही बोर्ड के अंडर वो आ जाए, ताकि आपको समझाने में मुझे सुविधा हो। और थोड़ा सा मैं इन सारे डायग्राम को पकड़ के करूँगा छोटा, ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। आप कहेंगे क्या चल रहा है। अब बेहतर है, ठीक है। चलिए, थोड़े बहुत कुछ लिखने भी तो पड़ेंगे ना दोस्त। ये देखिए, मुझे समझाने हैं, आपको ठीक से समझने हैं। थोड़ा समय लग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समय लगे, लेकिन समझ में बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आप समझ के पढ़ोगे ना भाई, समझ लो कि फिर खुद से बना सकते हो। और कोई भी चीज़ सीखने का फ़ायदा क्या होता है, सीखने का ये फ़ायदा होता है ना कि पहली बात कि कभी पूछने नहीं पड़ते। एग्ज़ाम हॉल में जब बैठ के हम लोग ऐसा करते हैं ना, जब कोई चीज़ नहीं आ रही होती है तो फिर दूसरे का मुंह देखते हैं ना, कि वो बना लेगा तो मैं बनाऊंगा, वो देगा तो बनाऊंगा, वो हेल्प, तो फिर वो बड़ा बुरा लगता है उस टाइम में। थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल कीजिए, तो वक्त है तो मेहनत करिए। तो यहाँ पे जो है सो कि इस प्रश्न में भी दो भाग है, अगर ध्यान से आप देखो तो दो स्थान ए और बी एक हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अच्छा सर, ये तो बात आपने बताया ही नहीं इसमें। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ से यहाँ तक के इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना भाई, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये जो ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, ठीक है। और दोनों सिचुएशन में 100 किलोमीटर है, सिर्फ एक सिचुएशन में 100 किलोमीटर नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले वाले आधे क्वेश्चन में ही 100 किलोमीटर, दोनों सिचुएशन में इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है। कैसे ऐसे क्वेश्चन करे, सब मैंने कर दिया है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कारें, मतलब दोनों कारें एक ही दिशा में भिन्न गति से, मतलब अलग अलग चाल से चलती हैं, तो वे 5 घंटे में मिलती हैं। अब देखो, एक ही दिशा में, ये इंटरेस्टिंग है ना। मतलब ये कार अगर इस दिशा में चलती है, तो ये कार भी उसी दिशा में चलती है, एक ही दिशा में। या अगर डायग्राम में आप इसको इधर बनाओगे कि इधर जा रही है, तो फिर इसको इधर बनाना पड़ेगा। मैंने ऐसे मान लिया कि दोनों एक ही दिशा में ऐसे जा रही हैं। अब इसकी जो चाल है, तो मैं मान लेता हूँ कि ये x है, किलोमीटर प्रति घंटा, या इकाई लिख सकते हो, मात्रक वगैरह लगा सकते हो। इसको y मान लेता हूँ कि y की चाल से चल रही है। क्योंकि देखो, इन दोनों के स्पीड अगर सेम होंगे तो कभी ये उसको पकड़ नहीं पाएगा, ठीक। क्योंकि वो आगे है 100 किलोमीटर और ये पीछे है। पहले ही दोनों के बीच का दूरी कितना है, 100 मीटर, 100 किलोमीटर है। अब ये भाई साहब अगर यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं, और दोनों सेम स्पीड से चले, तो बीच का दूरी तो हमेशा वही रहेगा, तो कभी पीछे वाला सामने वाले को पकड़ नहीं पाएगा, एक बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ये तभी पकड़ पाएगा जब एक्स वाला स्पीड क्या हो, ज़्यादा हो वाई से। इसकी जो रफ्तार हो, इसकी जो चाल है, वो उसके चाल से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए पहले से ही कि पीछे वाले का स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो। अब दोनों उल्टा आ रहे हो, जैसे मान लो एक इधर से आ रहा हो, एक इधर से आ रहा हो, तो क्या दिक्कत है, इसका स्पीड कम है, इसका स्पीड भी कम है, तो धीरे धीरे भी आएंगे, तो बीच की दूरी कम होते होते एक टाइम पे मिल ही जाएंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में समस्या ये नहीं है कि वो नहीं मिलेंगे, लेकिन सेम डायरेक्शन में ये समस्या है। तो सेम डायरेक्शन में ध्यान रखना है कि जब वो चलेंगे, तो जो आगे होगा उसकी स्पीड पीछे वाले से कम होनी चाहिए, या ऐसे कह लो कि पीछे वाले की स्पीड आगे वाले से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये पकड़ पाएगा। तब वो जो है सो कि पकड़ाएगा। ऐसी वाली स्थिति हो जाएगी, चोर पुलिस वाली खेल हो जाएगी, ठीक है। बचपन में आपने खेला है। और सेकेंड सिचुएशन में क्या है कि ये कार ऐसे जा रही है और ये कार इसके ऑपोजिट आ रही है। तो अगर ये दोनों एक ही दिशा में अलग अलग चाल से चलते हैं, तो ये 5 घंटे में मिलते हैं, 5 घंटे में मिलते हैं। इस हिस्से में 5 घंटे में मिलते हैं। अगर ये ऑपोजिट चलते हैं, ये इसके तरफ, ये इसके तरफ, तो बताओ जल्दी कहाँ मिलेंगे, ऊपर वाले सिचुएशन में जल्दी मिलेंगे या नीचे वाले सिचुएशन में, अगर स्पीड दोनों सिचुएशन में सेम रहे तो। अगर यदि कारें एक ही दिशा में अलग अलग गति से, यानी भिन्न गति से चलती हैं, तो वे 5 घंटे में मिलती हैं। यदि कारें एक दूसरे की ओर, मतलब एक दूसरे की ओर चलें, तो वे 1 घंटे में मिलती हैं। कारों की गति याद करें, ठीक है। तो ये 1 घंटे में, इस सिचुएशन में ये जो है सो कि एक दूसरे वाले सिचुएशन में 1 घंटे में
मिलती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये प्रश्न का पहला हिस्सा और ये प्रश्न का दूसरा हिस्सा। ठीक है, दोनों के लिए आपको एक एक समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब हल इतना अगर आपने डायग्राम बना लिया कॉपी में और सही से ये सारी बातें आपने नोट कर ली, समझ गए आप, तो बिल्कुल आराम आराम से आप क्या कर सकते हो कि इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे लिखना हल में प्रश्न के, ऐसे लिखो सबसे पहले तो, माना कि माना कि कारों, चित्रानुसार एक शब्द लगा देना ताकि जो एग्जामिनर है, परीक्षक, वो बार बार चित्र को देख करके आपके स्टेटमेंट को पढ़े। तो माना कि चित्रानुसार कार, अच्छा जो पॉइंट ए पे है इस कार का नाम ए रख देते हैं और जो पॉइंट बी पर है उस कार का नाम ही बी रख देते हैं, लिखने में थोड़ी सुविधा होगी। माना कि अनुसार हटा ही दिया जाए फिर, माना कि कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे मात्रक तो नहीं दिया है कि घंटा में ही आपको लेना है, घंटा में दिया है कहीं टाइम, हाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, और डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है और समय घंटे में बात कर रहा है तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं क्या। तो माना कि कार ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है एवं कार बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं बताइए जरा। अब थोड़े से सोचने हैं कि अगर ये ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, ये कम स्पीड से चल रहा है, तो ऐसे सोचो, मान लो कि आप आगे आगे जा रहे हो 5 के स्पीड से, ये क्वेश्चन छोड़ दो, मैं जो कह रहा हूँ वो सोचो पहले। अगर आप आगे आगे जा रहे हो 5 के स्पीड से, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका मतलब होता है 1 घंटा में 5 किलोमीटर जाओगे, ठीक। और आपके पीछे से कोई जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, तो बेसिकली आप जितना टाइम में, अगर आपका स्पीड 5 है, पीछे वाले का स्पीड 10 है, तो अगर आप 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलोगे तो वो 1 घंटे में कितना जाएगा, 10 किलोमीटर जाएगा। तो मैं पूछूं कि आप दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, सोचो ज़रा। जैसे मेरा ये कहना है कि दो आदमी हैं, एक ही जगह से चलना शुरू करते हैं, एक चलता है 5 के स्पीड से, एक चलता है 10 के स्पीड से। तो जो 5 के स्पीड से चलेगा 5 किलोमीटर जाएगा, जो 10 के स्पीड से चलेगा वो 10 किलोमीटर जाएगा। तो जब दोनों रुकेंगे और एक दूसरे को देखेंगे तो बीच का दूरी कितना मिलेगा, 5 किलोमीटर, है कि नहीं, क्योंकि एक 10 किलोमीटर गया, एक 5 किलोमीटर गया, तो अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर। तो बेसिकली है क्या कि जब कोई वस्तु, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं ना, जब दो वस्तुएं एक ही दिशा में चलती हैं और अलग अलग स्पीड से चलती है, तो इन दोनों का एक रिलेटिव वेलोसिटी होता है, सापेक्षिक वेग होता है, या इसी को आपेक्षिक वेग कहते हैं। कि अगर एक 5 के स्पीड से चल रहा है, पीछे वाला 10 के स्पीड से चल रहा है, तो इन दोनों को अगर आपस में पूछा जाए कि भाई तुम लोगों का जो स्पीड है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, एक दूसरे के सापेक्ष में क्या है, तो एक बोलेगा 5 के स्पीड में, दूसरा बोलेगा भी 5 के स्पीड में, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होगा। बाकी बात जो है सो कि 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आता है, सापेक्षिक वेग। ये फिजिक्स का थोड़ा टर्म है, लेकिन कोई नहीं, आप आसानी से समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं है। कि अगर मैं बोलूँ कि ये चल रहा है 10 के स्पीड से और ये चल रहा है 5 के स्पीड से, तो इसका जो स्पीड है 10 का है, लेकिन कोई ज़मीन से देखेगा तो उसको लगेगा 10, लेकिन इससे पूछोगे जो 5 से खुद ही चल रहा है तो इसको बस लगेगा कि ये 5 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है, बस घटा के आप चेक कर लेना। ठीक है, जैसे मान लो कि ये चल रहा है 100 के स्पीड से और ये चल रहा है जैसो कि मान लो 60 के स्पीड से, ऐसा कुछ, ये 100 और ये 60। तो 100 वाले से पूछो कि भाई तुमको क्या लग रहा है कि तुम्हारे आगे वाला किस स्पीड से जा रहा है, तो उसको लगेगा कि 40 के स्पीड से मेरी तरफ आ रहा है, ऐसा लगेगा। जैसे ऐसा नहीं होता कि आगे वस्तु जा रही होती है
और पीछे से आप भी जा रहे हो लेकिन आपका स्पीड ज़्यादा है और सामने वाले का स्पीड कम है, तो आपको लगता है कि वो चल तो रहा है लेकिन आपकी तरफ वो आ रहा है धीरे धीरे, वो आपके करीब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप फील करो, सोचो ज़रा, दिमाग लगाओ। ये रिलेटिव वेलोसिटी की इंटरेस्टिंग कहानी होती है और बड़ी लंबी चौड़ी इसकी स्टडी है, 11th फिजिक्स में आपको मिलता है। खैर, आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा, तो यहाँ पे कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो ये ज़्यादा स्पीड है, ये कम स्पीड है, तो हम करेंगे क्या कि रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे आएगा x माइनस वाई, जो सापेक्षिक रूप से आपेक्षिक रूप से चाल होगा। मैंने बताया ना कि अगर ये 100 ये 60 तो घटा लो, बस दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड आपको घटा लेने हैं, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का स्पीड कितना आएगा, तो 40 आएगा। अगर इसका स्पीड 12 है, इसका स्पीड 8 है, और कोई पूछे कि दोनों के सापेक्ष में वेलोसिटी बताओ, तो 4, 12 में 60 गया 4, ऐसे कर लेना, मतलब डिफरेंस कर लेना, घटा लेना है। और वही अगर ऑपोजिट होता है तो उसको ऐड कर लेना है, जोड़ लेना है, ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसो कि मैं ऐसे लिख देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, कितने देर में पकड़ते हैं ये, 5 घंटे में, अगर एक ही दिशा में ये चलें तो, ठीक है। प्रश्न के प्रथम भाग से, तो 5 घंटे में पकड़ते हैं, तो एक छोटा सा फॉर्मूला लगा लो, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब दूरी कितना तय करना है, जो पीछे वाला है उसको पकड़ने के लिए कितना दूरी तय करना है, 100 किलोमीटर बीच का गैप है, वही ना गैप खत्म करना है, ठीक है। तो 100 किलोमीटर, अगर बीच का गैप खत्म हो जाएगा तो वो पकड़ लेगा, तो 100 किलोमीटर दूरी रख दो। चाल क्या रखेंगे आप, चाल आप यहाँ पे x नहीं रखेंगे, y नहीं रखेंगे, चाल यहाँ पे रखेंगे x माइनस वाई रखेंगे। सर ऐसा क्यों, मैंने बोला ना घटा के, जब सेम डायरेक्शन में दो चीज़ें चलेंगी तो एक के स्पीड में से दूसरे के स्पीड को घटा के रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं सेम डायरेक्शन के लिए। और कितना समय लग रहा है, 5 घंटा, ये टाइम तो आपको दिया था, डिवाइड में भेज दीजिए, तो 5 भाग में आ जाएगा तो ये 20 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर, सर इतना ही आसान समीकरण, बिल्कुल इतना ही आसान होगा, ठीक है। अब प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से क्या करेंगे बताइए। प्रश्न के दूसरे भाग से क्या होगा, फिर से लगाइएगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो दूरी कितना हो जाएगा, 100 किलोमीटर ही रहेगा, लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलेंगे, एक दूसरे के विपरीत चलेंगे, तो एक दूसरे के विपरीत जब चलेंगे तो स्पीड का ऐड कर देना आप, x प्लस वाई। तो कितना घंटा में पकड़ लेते हैं, 1 घंटा में दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, पास में आ जाते हैं, तो ये कट जाएगा ना, 1 से गुना करोगे तो वही रहेगा, तो ये 100 बराबर x प्लस वाई, ये समीकरण 2। फिर आप समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, लिख लेना कि समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। अब इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर लीजिए आप, बहुत ही आसान है। x माइनस वाई बराबर 1 है 20, पहला समीकरण, और दूसरा है x प्लस वाई बराबर कितना, 100। सॉल्व करना जरा, देखो कितना आसान है, y से y कट जाएगा, दोनों सेम है ना, बराबर तो है ही, प्लस माइनस के साथ है तो जोड़ना बेहतर रहेगा, तो x जोड़ के कितना आ जाएगा 2x, ये तो कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 120, ये 2 से काटो तो x का वैल्यू कितना आ गया 60, और x किसी का स्पीड माने थे ना, तो आ गया 60। और फिर आप निकाल लो y, ऐसे ही करके, कैसे निकालोगे बताओ, x माइनस वाई बराबर क्या था 20, और x प्लस वाई बराबर क्या है 100। पर क्या करो, इस बार x को गायब कर दो, तो चूंकि x बराबर तो है लेकिन दोनों प्लस में है तो घटाने वाला तरीका लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ भी आ जाएगा माइनस, तो अब कट जाएगा x माइनस एक्स, ये माइनस वाई माइनस 2y हो जाएगा, और 20 में से 100 घटेगा तो -80, दोनों तरफ माइनस है, फिर आप हटा सकते हो माइनस को, तो y बराबर क्या हो जाएगा इधर 80 और बटा में 2, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। तो x किसका था देखो चित्र में,
इसका था, यानी ये चल रहा है 60 के स्पीड से और ये चल रहा है 40 के स्पीड से। सोचो, अब आराम आराम से आप सोचो कि अगर ये 60 के स्पीड से चलता है और ये 40 के स्पीड से चलता है तो 1 घंटा में ये 60 जाएगा, और 1 घंटा में, तो जिस 1 घंटे में, अरे ये चलेगा तो वो भी तो चलेगा, ये चलेगा तो रुका थोड़ी ना है। तो ये 60 अगर चलेगा तो 40 निकल जाएगा, आगे फिर बढ़ जाएगा। तो ये कितना पकड़ पाया सोचो, ये पीछे वाला 1 घंटा में उसके कितने पास आया, 20 किलोमीटर ही ना, क्योंकि ये पकड़ने गया 60 किलोमीटर कूद के चल के, तब तक वो अपने जगह से 40 किलोमीटर बढ़ गया है, तो बीच का गैप कितना कम होगा, 20 किलोमीटर ही ना। तो हर घंटे 20 किलोमीटर गैप कम होगा, तो 5 घंटे में पकड़ नहीं लेगा। सोचो, हर घंटे बीच में से जो है सो कि 20 किलोमीटर कम होते जा रहे हैं, तो 5 घंटे में पकड़ ले। तो जैसा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जब सेम डायरेक्शन में निकालते हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। और अपोजिट में क्या होगा, अब बीच का 100 किलोमीटर दूरी है, ये चल रहा है 60 के स्पीड से, वो चल रहा है 40 के स्पीड से, तो 1 घंटा में ये 60 चला गया, और उसी 1 घंटे में तो वो भी चल रहा था ना, तो 40 किलोमीटर वो आ गया, 60 किलोमीटर ये चला गया, बीच का दूरी ही खत्म, तो 1 घंटा में दोनों तो मिल ही जाएंगे। तो ये हो गया 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर, ये दोनों के स्पीड हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको जो है सो कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, और जैसे कि आप जरूर ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 3906 है, पूर्णांक निर्धारित कीजिए। दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, ठीक है, और दो क्रमागत पूर्णांकों का, तो ऐसे लिखना, माना कि प्रथम पूर्णांक x है, इसलिए दूसरा पूर्णांक क्या होगा बताओ, इसलिए जो दूसरा पूर्णांक, चूंकि क्रमागत कह रहा है, वो कितना हो जाएगा, जस्ट उसके बाद तो एक और जोड़ दो, जैसे पहला पूर्णांक 4 तो अगला 5, तो 4 में एक जोड़ोगे अगला वाला मिल ही जाएगा, है कि नहीं। तो क्रमागत निकालने का क्या तरीका, पहला जो है उसमें एक जोड़ के आगे बढ़ जाओ, या एक घटा के भी पीछे आ सकते हो, वो भी चलेगा। तो माना कि प्रथम पूर्णांक x है, इसलिए दूसरा पूर्णांक x+1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो दोनों क्रमागत पूर्णांक है उसका गुणनफल 3906 है। सॉरी 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 फॉर इनकन्वीनियंस, सर्दी खांसी, यही तो वो चीज़ है, पर किसी का कोई वश नहीं है, कोई नहीं रोक सकता इसे, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। पूर्णांक निर्धारित कीजिए, तो इनका गुणनफल, तो प्रश्न जो कह रहा है लिख दीजिएगा कि प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार ही विच्छेद करिएगा, तो प्रश्न प्लस अनुसार ऐसे टूटेगा ये, इसका अर्थ होता है प्रश्न के अनुसार, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कह रहा है कि दोनों का गुणनफल, यानी x और दूसरा पूर्णांक है x+1, इन दोनों का गुणनफल है 3906। गुना करिए, तो x में x से गुना करोगे तो x², और x में 1 से करोगे तो x हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा माइनस में 3906 बराबर 0। ये आपका आ गया द्विघात समीकरण। चैप्टर कौन सा, चैप्टर का नाम ही यही तो है, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब आपके पास जो विधि यहाँ पे लगाना है आप वो लगा लेना, कौन सा, ये वाला, कौन सा फॉर्मूला कहते हैं, द्विघाती सूत्र कहते हैं, लिख देना कि अब द्विघाती सूत्र से ऐसे सॉल्व करोगे। द्विघाती सूत्र क्या होता है, तो ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटा में 2a। सर ए बी सी क्या होता है, देखो ए बी सी जहाँ जहाँ जो है उसका वैल्यू रख देना, मैं ए लिख देता हूँ, ए है आपका 1, बी है आपका 1 और सी है -3906। इन सब के वैल्यूज इसमें रखना, एक्स के यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगा। और अगर आप जो है सो कि इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप चले जाएं द्विघात सूत्र वाले द्विघात क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो द्विघात समीकरण चैप्टर मैंने पढ़ाया है उसको शुरू से आप पढ़ सकते हैं। उसमें मैंने गुणनखंड विधि बताए हैं, तो ये थोड़ा सा इसका सी ज़्यादा है, तो गुणनखंड विधि थोड़ा सा सोचना मुश्किल होगा, तो आप जैसे कि पहले इसका विवेचक निकाल लें, डिस्क्रिमिनेंट
अब किसे कहते हैं? तो यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, पहले उसका वैल्यू निकाल लें आप, वहाँ से सरल हो जाता है। फिर द्विघाती सूत्र लगा लीजिए जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। तो या तो आपको पता है तो कर लें, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और नहीं तो फिर जाएं, क्योंकि इस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं, थोड़ा सा आप कर लेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का, लगातार देखिए, लेकिन कह रहा है विषम धन पूर्णांकों का। तो देखो 3 के बाद तो पूर्णांक 4 आता है, लेकिन ये विषम नहीं है, 3 के बाद लगातार में 5 आएगा। इसकी और इसकी बात चल रही है, तो इस बार आप 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, जो कि विषम नहीं है, ऑड नहीं है, ठीक है। तो दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। तो इस प्रश्न में ये खासियत है कि इस बार आप मानोगे कि पहला पूर्णांक x मानोगे, तो अगला वाला पूर्णांक x नहीं, x+2 लिखना पड़ेगा। x नहीं, x+1 नहीं, x+2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और तब इनका गुणनफल ऐसे करना पड़ेगा कि x और दूसरा पूर्णांक जो x+2 होगा, इसका गुणनफल किसके बराबर होगा? 2499। एकदम हूबहू इसके जैसा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बस ये कह दिया दो लगातार तो होने चाहिए, लेकिन वो विषम धन पूर्णांक होने चाहिए। तो ये आपको करने पड़ेंगे थोड़ा सा। तो लैंग्वेज वैसे ही रखना, वैसे ही इसको भी सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो x का वैल्यू आएगा, एक छोटा एक बड़ा होगा, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो जो बड़ा होगा उसको आप बोल देना आंसर, तो एग्जैक्टली उसी के जैसा ही चलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल इतना है, पूर्णांक ज्ञात करें। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल इतना है। अभी हम लोगों ने जो 3 बनाया एग्जैक्टली उसके जैसा है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप बना लेना, ठीक है। आपको सर कितने छोड़ रहे हो, तो बिल्कुल मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ूंगा, ठीक है। अगर आप खुद से भी नहीं बनाओगे, कुछ ट्राई नहीं करोगे, प्रयास नहीं करोगे, तो फिर कैसे होगा, है कि नहीं। तो कुछ तो आपको करने पड़ेंगे, तभी तो ऐसा होगा ना। मुझे भी समझ में आएगा कि हाँ आप मेहनत कर रहे हो, या जैसो कि तैयारी कर रहे हो, तो लगा रहे हो अपना एफर्ट जितना लगाना है। 12 को ऐसे दो भागों में बांटे जिससे उसके वर्गों का योगफल 74 हो। तो देखो कैसे बांटेंगे, तो एक को लिख देना x, मान लेना पहला भाग x है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा 12 माइनस x। अरे 12 को दो भाग में बांटना है, ठीक है, तो 12 को दो भाग में बांटना है। चलो इसको मैं थोड़ा सा शुरुआती से कुछ कर ही देता हूँ, वरना आप भी कहोगे सर सारे के सारे छोड़े जा रहे हो। देखो ऐसे लिखेंगे, माना कि प्रथम भाग यानी पहला भाग, प्रथम भाग बराबर x, ठीक है। इसलिए जो दूसरा भाग है, दो भाग में बांटना था, इसलिए जो दूसरा भाग है वो 12 में से x घटा लो, ठीक। अब मैं कहूँ कि 10 को दो भाग में बांटना है, और कोई एक आदमी 5 उसमें से हटा लिया तो बचा 5 ही ना, कोई एक उसमें से 3 हटा लिया तो 7 बचेगा। मतलब जितना वो हटा लेगा उसको कुल में से घटा कर निकाल लेंगे। तो अगर एक हिस्सा मैंने x मान लिया तो दूसरा 12 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है कि जिससे उनके वर्गों का योगफल, तो लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न अनुसार क्या, इनके वर्गों का योगफल। तो x का वर्ग करो स्क्वायर, प्लस जो दूसरा भाग है 12 माइनस x, इसका स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करो। तो जो है सो कि इन दोनों के वर्गों का योगफल कितना है 74 है। बस इसको सॉल्व कर देना, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये a माइनस बी को होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 आएगा, प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस 2 है भी, ये हो जाएगा -24x, और बराबर इधर कितना है 74 है, तो 74 रहेगा 74, ठीक है। चला जाए आगे, किया जाए कुछ। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको या नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे जो है सो कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों मिला करके एक साथ कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस में ये 24x, और प्लस में 144, और 74 को इधर लेके आ जाना, तो माइनस में बराबर 0, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और ये -24x, और ये 144 प्लस में और 74 माइनस में, तो घटाओगे जरा कितना आएगा, तो 4 में से 4 गया तो 0, और 14 में 7 गया तो फिर 7, 70 आ गया बराबर 0। अब चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो इसमें से, यहाँ भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें क्या आएगा, ये जरा
तो इक्वेशन क्या है हम लोग का, 2x² माइनस 24x। इक्वेशन ये है 2x² माइनस 24x प्लस 70 बराबर 0, ऐसा है। तो 2 कॉमन ले लेना, x² माइनस 12x प्लस 35 बराबर 0। ये 2 भाग में आएगा, 0/2 वो क्या हो जाएगा, ख़त्म, 0 हो जाएगा। तो बचेगा x² माइनस 12x और प्लस क्या 35 बराबर 0। देख लो, इसका गुणनखंड कर लेना, कितना आना चाहिए, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 12, दिख तो रहा है, आ तो गया। x², ये तो गुणनखंड से ही टूट जाएगा, 7x माइनस 5x प्लस 35 बराबर 0। x यहाँ से कॉमन लोगे दोनों में से, तो x माइनस 7 माइनस 5। अच्छा, कई सारे बच्चों को लग रहा होगा कि सर इतना फास्ट है सब। देखो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शुरू से पढ़ाई नहीं करी है। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आप इस बात का अफसोस अब ना जताएं कि सर समझ में नहीं आ रहा। वो समय था समझने का, अगर आप समझना चाहते हो, टाइम है, और दिन रात मेहनत करके एक्यूरेट करके पूरा का पूरा अपने आप को एकाग्र करके आप जैसो कि टाइम देना चाहते हो, तो जाओ प्लेलिस्ट में चले जाइए। 113 वीडियो का मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। रियल नंबर से लेकर के पॉलिनोमियल तक एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन का मैंने एक एक सॉल्यूशन बनाया है, अलग अलग जैसो कि क्वेश्चन के सॉल्यूशन का वीडियो क्लिप भी अपलोड किया है। तो आप कितना एफर्ट लगा सकते हो, कितना मेहनत कर सकते हो, वो थोड़ी सी आवश्यक वो है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। बाकी बात यहाँ पे मैं प्रैक्टिस वो करा रहा हूँ कि परीक्षा में आप बनाओगे कैसे, उस चीज़ को थोड़ा सा सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 7, ये -5 कॉमन लोगे तो फिर यहाँ x माइनस 7 ही आएगा बराबर 0। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 7। हाँ, कई बार होता है ना कि बच्चे वो जो है सो कि अफसोस जता रहे होते हैं, अरे क्यों नहीं आ रहा है। अपने शुरू में बहुत मज़े किए हैं ना। अच्छा, यहाँ पे ठीक है, पॉजिटिव, हम तो कहेंगे पॉजिटिव ही सोचो, इतना निगेटिव क्या जाना, क्या मतलब मैं आपको निगेटिव क्यों सोचवाऊँ। मैं तो आपको ये भी कह सकता था, चलो चीट देंगे, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। लेकिन भाई साहब, जो काम आप 365 दिन में नहीं कर सकते, वो जाहिर सी बात है 1 महीने में आप नहीं कर सकते। जो प्यार प्यार से रूटीन बना के एफर्ट लगा के आप कर सकते हो ना, वो महीने में 1 दिन में नहीं हो, ठीक है। अब वो क्या बोलते हैं, मैं आपको कितना भी समझा करके मोटिवेट करके आपके इधर शरीर में जैसे कि पेट्रोल डाल करके और 1 दिन के लिए पूरा मोटिवेशन और अग्नि ज्वाला ज्वाला दूँ जला दूँ, तो वो अच्छी मोटिवेशन नहीं होती। वो 1 दिन में आप जैसे कि जगोगे और फिर हमेशा के लिए सो जाओगे, तो वैसी मोटिवेशन, वो मोटिवेशन नहीं है। रोज़ आप जो पढ़ाई कर रहे हो ना, और वो आपको परेशान नहीं कर रहा है, अगर आप खुद से परेशान नहीं हो कि मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, वो आपको ट्रबल नहीं दे रहा है, वो टेंशन नहीं दे रहा है, तो फिर दूसरा कितना मोटिवेट करेगा, कोई कितना। आपको जैसो कि खुद से मोटिवेट होना चाहिए, ठीक है। आज से बेहतर कल, कल से बेहतर कल। चलिए, तो प्रूव हो गया ना, x का वैल्यू x माइनस 7 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 7, और या x माइनस 5 इज इक्वल 0, x बराबर क्या हो जाएगा 5। तो या तो आप 7 को ले लो, नहीं तो 5 को ले लो। अगर यहाँ पे जो माना है हमने, x अगर 7 लेंगे, 7 घटा के 12 में से 5 आ जाएगा दूसरा। अगर x 5 लेंगे तो 5 घटा के 7 आ जाएगा, तो बात तो वही हुआ, ठीक है। तो एक वैल्यू हो जाएगा 7, एक वैल्यू हो जाएगा 5। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 12 को ऐसे 2 भाग में बांटे, तुमने बांट दिया, एक 7 आया, एक 5 2 भाग में, कि उनके वर्गों का योगफल 74 हो जाए। तो वर्ग करो दोनों का, 7 का स्क्वायर 49 और 5 का स्क्वायर 25, जरा जो दोनों जोड़ के देखो तो 74 आ जाएगा क्या, जांच कर लो। तो जांच भी हो गया, सही भी आ रहा है। तो ये 5 प्रश्न थे, ये 7वां क्वेश्चन, आप इसको ज़रूर पढ़ो, बनाओ, ठीक है, ये भी आपसे बनने चाहिए। और एक, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक निम्नलिखित है। ये क्वेश्चन आप बनाइए, मेरे हिसाब से बनाने चाहिए। देखो, ये 3 क्वेश्चन है, मैं इसमें से एक आपको बताता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो जब निर्देशांक त्रिभुज के दिए होते हैं तीनों शीर्षों के, तो क्षेत्रफल जो निकालते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान रखना वो कैसे निकालते हैं। तो ये है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी, तो आप जैसे कि बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये रहा हम लोगों का ट्रायंगल, इसका कुछ नाम दे दो आप, ए बी सी, ठीक है। और जो निर्देशांक दिया है वो वैल्यू पुट कर दो, -5 -1, सर कहीं रख सकते हैं, हाँ कहीं रख सकते हो। चलो, ये रहा -5 -1, इस बिंदु ए का निर्देशांक, ये शीर्ष होता है, ये भुजा और ये भुजा जहाँ जाकर मिलते हैं ना, ये शीर्ष होता है। तो एक शीर्ष यहाँ है, एक शीर्ष यहाँ है, और एक शीर्ष यहाँ है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं ना,
ये तीनों जो पीला वाला डॉट दिख रहा है आपको, यही शीर्ष है, वर्टेक्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो दूसरे शीर्ष का निर्देशांक 3, -5, तो इसको लिख लो 3, -5, और यहाँ पे जो है सो कि ये 5, 2, ठीक है। मैं एक बता रहा हूँ, ऐसा ही काम डायग्राम बना के सबके लिए आपको करना है, ठीक है, और आप बनाओगे ईमानदारी से, ठीक है। चलो, एरिया निकालना है ना, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि नंबर याद रखना, 23, 31, 12, ये नंबर याद रखना, ठीक है। और ये नंबर सर किसके लिए होता है, तो वाई के लिए होता है। वाई का मतलब क्या है, आप थ्योरेटिकल पार्ट में जाकर देखोगे, मिल जाएगा आपको, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ सबके लिंक देने का, ठीक है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, नीचे आप जो मोर लिखा होता है ना वीडियो के नीचे, पे क्लिक करोगे तो उसके नीचे बहुत सारे लिंक लिखे रहते हैं, लिंक रहता है, पे क्लिक करोगे तो वीडियो खुल जाएगा, जहाँ से समझ आ जाएगी फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे आया है, कैसे याद करेंगे, सॉल्व करेंगे। बेसिकली इसका एरिया का फॉर्मूला मैं लाइन से लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँगा, 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो इतना बड़ा फॉर्मूला होता है ये। अब यहाँ पे x1, x2, x3 का मान रखना है, y1, y2, y3 का मान रखना है, आप खुद से रखेंगे, इसमें भी सॉल्व करेंगे, बस गुना भाग जोड़ घटाव कर देना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, ये कर लो आप x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x3, ये हो जाएगा y3, ठीक है। सबको मैंने लिख ही दिया। जैसे यहाँ पे x1 दिख रहा है तो -5 उठा कर रख दो, यहाँ y2 दिख रहा है तो y2 देखो यहाँ -5 है, रख दो, y3 दिख रहा है तो हाँ 2 है y3, तो यहाँ y3 का वैल्यू रख दो, और ठीक से गुना भाग जोड़ घटाव आता है, सॉल्व कर दो, बस आ जाएगा। लेकिन इस जिम्मेदारी है कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो मैंने बोला था ये याद रखना, 23, 31 और ये 12, ठीक है। और ऐसे पहले लिख लेना, 23 थोड़ा नीचे लिखना, फिर 31 और फिर ये 12, और सबके साथ लगा दो y, क्या लगा दो, y, ऐसे, ठीक। और दो के बीच में माइनस लगा दो, ब्रैकेट में डालो, फिर इन दोनों के बीच में माइनस लगा दो, ब्रैकेट में डालो, फिर इन दोनों के बीच में माइनस लगा दो, ब्रैकेट में डालो, और इसमें गुना कर दो बाहर x1 से, इसमें गुना कर दो x2 से, इसमें गुना कर दो x3 से, सबको प्लस से जोड़ दो, बड़ा ब्रैकेट के अंदर इसको घेरो, और बाहर क्या लगा दो, 1/2। ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे वाला फॉर्मूला सेम है, दिखेगा आपको। तो ये बार बार प्रैक्टिस करोगे 3-4 बार, तो आपको जो है सो कि आसानी से याद हो जाएगा। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये इतना सिंपल चीज़ है कि आप खूब आसानी से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका जो है सो कि इन सारे क्वेश्चंस के लिए, ये तीनों क्वेश्चंस के लिए ये आपका डेटा रहा। एक सॉल्व करोगे फिर उसके बाद अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है। सर आप करोगे ना, एक मैं कर दूं, आप नहीं कर लोगे, 1/2, सिर्फ वैल्यू ही तो पुट करने हैं। x1 का वैल्यू कितना है, देखो -5 है, -5। अच्छा, इन सब में ना थोड़ा सा ध्यान से ब्रैकेट वगैरह पुट करना। y2 कितना है, देखो -5 है, और यहाँ पे है माइनस, y3 कितना है, तो 2 है, रख दो, प्लस x2 कितना है, देखो यहाँ पे है x2, 3, फिर ब्रैकेट में y3 कितना है, तो 2, माइनस y1 कितना है, देखो -1 है, तो पहले से एक माइनस है और फिर -1 आया तो फिर प्लस हो जाएगा, प्लस x3 है, तो x3 कहाँ गया, वो रहा 5, फिर ब्रैकेट में y1 देखो कितना है, वो रहा y1 -1, फिर माइनस, और y2 कितना है, तो -5, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट 1, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट 1, सॉल्व करो 1/2। चलो कर देता हूँ, -5 -2 कितना होगा, -7 हो जाएगा, और फिर माइनस में माइनस गुना होता है प्लस हो जाएगा, और 7 बचे ये 35 हो जाएगा, प्लस 2 1 3 और 3 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और -1 तो ये 4 होगा, और 4 5 20 हो जाएगा, ऐसा कुछ। ये हो जाएगा 1/2 और 35 और 9 44 और 20, ये पूरा 64 हो जाएगा। और ये काट दो ज़रा, कितना हो जाएगा, 2 3 6 32 गुना 64 हो जाता है ना ये। और चूँकि क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो इकाई मत लिखना, वर्ग इकाई लिखना, ठीक है। हो गया 32 वर्ग इकाई। तो आई होप आप बनाने से पहले अगर वीडियो पॉज करके स्टॉप करके बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये 32 आ गया, तो ऐसे ही फिर बाकी सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे दिए गए हैं, 2 इसमें मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको बनाओगे। और यहाँ पे ABC मैंने लिखा, PQR लिखिए, DEF लिखिए, GOD लिखिए, DOG लिखिए, जो मर्जी करे लिखिए, लेकिन आप बनाइए, ठीक है। बाकी जो मैंने होमवर्क के लिए छोड़े आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
ठीक है, तो ये आपका था दूसरा दिन और ये सारे आपके प्रश्न थे। तो आई होप जैसो कि ये सब कंटिन्यू करके आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले क्लास में।